सोचो, अगर दुनिया में गोल्ड, कोल, वाटर, जंगल एंड लैंड सब कुछ हो, लेकिन इंसान उनका यूज़ करना ही ना जानता हो, क्या वो चीज़ें रिसोर्स कहलाएगी? क्या ये सवाल कभी आपके मन में आया है? अगर आया है तो ठीक, नहीं आया तो इसका आंसर है नहीं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर किसी चीज़ को रिसोर्स बनाता कौन है, नेचर या फिर खुद इंसान? इसी सवाल का जवाब हम इस चैप्टर में मिलेगा। बच्चों, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल सोचिए। हजारों साल पहले ज़मीन के नीचे पड़ा पेट्रोलियम भी वही था जो प्रेजेंट में है। फिर उस समय उसकी इतनी कीमत क्यों नहीं थी? क्योंकि लोग उसका यूज़ करना नहीं जानते थे। जैसे जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे वही पेट्रोलियम दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स में से एक बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ का रिसोर्स बनना उसके ओरिजिन पर नहीं बल्कि उसके यूज़ पर और उससे मिलने वाले बेनिफिट पर डिपेंड करता है। इसी थॉट से हम रिसोर्स और उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पूरी कहानी समझेंगे। अब जब हमें समझ आ गया कि रिसोर्स का मतलब सिर्फ नेचर की चीज़ें ही से नहीं बल्कि उनके यूज होने से है, तो अगला सवाल उठता है, रिसोर्स कितनी टाइप्स की होती है, उनका सही यूज़ कैसे किया जाए और डेवलपमेंट करते वक्त उन्हें बचाना क्यों ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों को हम इस चैप्टर में डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्स की डिफिनेशन क्या है, किसी चीज़ को रिसोर्स का दर्जा कैसे मिलता है, और एनसीईआरटी जो आपकी बुक है वो रिसोर्स को किन किन आधार पर क्लासिफाई कर रखा है। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और रिसोर्स की डिफिनेशन को समझते हैं। तो क्या कहता है एनसीईआरटी? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्स। मतलब कि कोई भी चीज़, हमारे आसपास जो भी चीज़ मौजूद है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है और जिसे हम टेक्नोलॉजिकली से मदद से यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ के कारण पैसों के हिसाब से सही हो और जो हमारी सोसाइटी और कल्चर में एक्सेप्टेड हो, उसे रिसोर्स कहते हैं। इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ज़मीन के नीचे ऑयल है, यानी कि पेट्रोलियम है, ठीक है। क्या वो रिसोर्स है? क्या वो रिसोर्स है? इसका आंसर हर सिचुएशन में अलग अलग होगा। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो रिसोर्स है या नहीं है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल को। मतलब क्या हमारे पास जो वो ऑयल की बात हम कर रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी है? अगर मान लो ऑयल ज़मीन के नीचे है लेकिन उसको यूज़ करने के लिए निकालने के लिए मशीन ही नहीं है, तो वो अभी रिसोर्स नहीं है। क्योंकि डिफिनेशन क्या कहता है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो तो वो रिसोर्स कहलाएगा, ठीक है। यानी अगर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है तो रिसोर्स नहीं है। लेकिन अगर आज मॉडर्न टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम में हमारे पास बहुत सारे मशीन्स है, जैसे ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है, तो उससे हम ऑयल को ईजिली जो है हम लोग निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे ऑयल क्या है? एक रिसोर्स है। ये तो हुआ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल को। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिकली फीजिबल, ठीक है। जो हम लोग ऑयल निकाल रहे हैं ज़मीन के नीचे से, उसका जो कॉस्ट का है वो उसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या? मैंने क्या बोला कि जो हम लोग ऑयल ज़मीन से निकाल रहे हैं मशीन से, उसका कॉस्ट उसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। यदि हमारे पास 1 लीटर ऑयल है, 1 मिनट, अगर हमारे पास 1 लीटर ऑयल है, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें 5000 का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। और मान लो मार्केट में जाके वो सिर्फ 1000 रुपीज़ में बिकेगा, सेल होगा, तो वो नुकसान है क्योंकि हमें जो निकालने का वैल्यू ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से।
तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हमें निकालने का 1 लीटर ऑयल का दाम जो हम लोग अंडरग्राउंड से निकाल रहे हैं उसका 500 रुपये आ रहा है, और वो जब मार्केट में जा रहा है सेल होने के लिए तो 1000 में सेल हो रहा है, तो ये क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल है। इस टाइम पे क्या है, ये एक रिसोर्स है, क्योंकि डिफिनेशन क्या बोलता है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो हम लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट से समझा। पहला हम लोग समझा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हम लोगों ने फिर समझा इकोनॉमिकली फिजिबल, और हम लोग बात करेंगे कल्चरली एक्सेप्टेबल का, कि कल्चरली कैसे एक्सेप्टेबल हो। मतलब कि वो लोग जिस चीज़ को अपनाने या यूज़ करने के लिए तैयार हों। जैसे एक फूड से समझते हैं, एक फूड आइटम जो है न्यूट्रिशियस है, ठीक है, एक फूड आइटम है जो न्यूट्रिशियस है, ठीक है, लेकिन जो कुछ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, कुछ रीजन्स के लोग हैं, कुछ रीजन्स के लोग हैं, वो यूज़ नहीं करते हैं, वो उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, वो चाहे कितना भी न्यूट्रिशियस भरा हो। तो उनके लिए वो प्रैक्टिकली रिसोर्स, उस कम्युनिटी के लोगों के लिए वो रिसोर्स नहीं है। क्या रिसोर्स, फूड जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ सोसाइटी में एक्सेप्टेड हो और लोग उसे यूज़ करें खुशी खुशी, वो क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, और वो रिसोर्स है। तो हम लोगों ने डिफिनेशन के हर एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझा कि टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल मतलब क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या है, ठीक है। अगर इस डिफिनेशन को एक लाइन में समझा जाए तो रिसोर्स मतलब क्या, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि हम लोग का नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, और मनी यानी इकोनॉमिकली फिजिबल, हम लोग का प्रॉफिट हो उसको टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करने के बाद उसमें, और एक्सेप्टेंस मतलब कल्चर में एक्सेप्टेड हो, ठीक है। ये था हमारा रिसोर्स का डिफिनेशन। अब ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्या बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि नेचर में जो चीज़ें होती है उन्हें यूज़फुल रिसोर्स बनाने के लिए, अब मान लो हम लोगों ने वीट को फील्ड से काट दिया, तो क्या है, वीट से डायरेक्ट बिस्किट बन जाएगी वहीं खेत में? नहीं, इसको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोला कि नेचर में जो चीज़ें होती है उन्हें यूज़फुल बनाने के लिए, क्या यूज़फुल बनाने के लिए, रिसोर्स बनाने के लिए सिर्फ नेचर ही काफ़ी नहीं होता है, उसमें टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, जैसे इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, गवर्नमेंट हो गया, कोई कंपनी हो गया, साइंटिस्ट हो गया, या फिर वर्कर जो हो गए, इनका यूज़, इनका हेल्प से ही हम लोग इसको एक रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। मतलब इस लाइन को अगर एक लाइन में समझा जाए तो ये है कि अगर नेचर रहा, टेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन हुआ और इंस्टीट्यूशनल कम्बिनेशन हुआ तो रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाएगा। मतलब हम लोग का जो नेचर में रिसोर्स है उसको यूज़फुल बनाने के लिए हमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। पहला तो नेचर रहेगा ही, दूसरा टेक्नोलॉजी रहेगा, ठीक है, और तीसरा इंस्टीट्यूशन रहेगा। इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि नेचर का बात करें तो हमें नेचर से क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है, और जो जंगल मिल जाएगा, ठीक है, और मिनरल्स मिल जाएगा, एक्सेट्रा मिल जाएगा, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी क्या करेगा, इन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज़फुल बनाएगा। जैसे रॉ मटेरियल में क्या, टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, टेक्नोलॉजी में आएगा आपका मशीन्स आएगा, क्या आएगा, मशीन्स आएगा, टूल्स आएगा, साइंस मतलब इंजीनियर्स आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन क्या है, ऐसा अब इंस्टीट्यूशन में आएगा कंपनी, गवर्नमेंट, बैंक, स्कूल, ये डिसाइड करते हैं कि रिसोर्स का यूज़ कैसे और कितना किया जाएगा, कौन, इंस्टीट्यूशन को। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लो ज़मीन के अंदर कोल पड़ा है, क्या, ज़मीन के अंदर कोल पड़ा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या करेगा, इस कोल को माइनिंग मशीन से और पावर प्लांट से यूज़ करने के लिए इसको निकालेगा और इससे बिजली बनाएगा। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है यानी गवर्नमेंट, वो परमिशन देगा कि कंपनी माइनिंग करती है तो और वर्कर्स काम करते हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है वो परमिशन देता है माइनिंग करने का, तो ये टेक्नोलॉजी रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारा इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी मिल के ही हम लोग जो रिसोर्सेज हम लोग पा रहे हैं नेचर से उसको यूजफुल रिसोर्स बनाता है, ठीक है। उसको एक और ईजी एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मैंगो। नेचर ने क्या किया, हमें एक मैंगो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, मैंगो का ट्री था, हमें मैंगो मिल गया, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी से क्या होगा, उसका जूस बनेगा, जैम बनेगा, या पैकेजिंग जो भी होगा, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इंस्टीट्यूशन में वही बात, कंपनी हो गया, फार्मा हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, वो जो है लोगों तक पहुँचाएगा। अब टेक्नोलॉजी यानी कि जो मशीन हो तो नहीं पहुँचाएगा, अब लोगों के पास जाएगा, फार्मर के पास जाएगा, सेलर के पास जाएगा, वो क्या करेंगे, लोगों तक उसको पहुँचाएंगे। तब जाकर जो एक रिसोर्स हम नेचर से पाए थे वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनकर लोगों का नीड्स को पूरा करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे क्या बोलता है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सप्रेस देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही चीज़ है कि जब ह्यूमन लोग जो हैं, हम लोग इंसान, वो जब नेचर से इंटरेक्ट करेगा टेक्नोलॉजी के थ्रू,
ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरेक्ट करेगा और जब इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करेगा तो उससे क्या होगा, इसका जो इकोनॉमिक है वो डेवलप करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी बात की आम को सेल करेगा, तो जब सेल करेगा तो इकोनॉमी में पैसा आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे समझते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम बाय मैनी? क्या आप भी सोचते हो कि रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं? तो इसका आंसर है दे आर नॉट। नहीं, ऐसा नहीं है। रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स एक फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटी का। ठीक है, ह्यूमन बींग देमसेल्फ आर एजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। जो हम मनुष्य हैं, इंसान है, वो खुद एक रिसोर्स का एजेंशियल कंपोनेंट है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इंटू रिसोर्स एंड यूज देम। ये हम लोग इंसान ही है जो कि हम लोग के इन्वायरमेंट में मटेरियल अवेलेबल होता है, उसको रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। रिसोर्स को हम लोगों ने क्लासीफाई किया अलग अलग बेसिस पर, अलग टाइप्स में। जैसे कि बात करें ऑरिजिन के बेसिस पे, तो उस पर होता है बायोटिक और एबायोटिक। क्या रखना है, ऑरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और एबायोटिक। साथ साथ में आपको घर में बोलना है, ऑरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और एबायोटिक। ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑरिजिन के बेसिस पे बायोटिक और एबायोटिक। अब बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये सब क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन को याद करते हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हम लोग बात करते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे। क्या है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स को ऐसे याद कर सकते हैं। कोई किसी रिसोर्स को ऑन करा है, या तो वो इंडिविजुअली ऑन करेगा, या फिर एक कम्युनिटी मिलकर उसको ऑन करेंगे, या फिर नेशन ऑन करेगा, या फिर इंटरनेशनल रिसोर्स होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को लेके, कि डेवलपमेंट के स्टेटस को लेके कितने बेसिस पे कितने टाइप का रिसोर्स होता है। पोटेंशियल रिसोर्स, एक डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्स। क्या क्या है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्या बोलता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ध्यान से समझिएगा। रिसोर्स आर विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कि रिसोर्स जो है वो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। यदि रिसोर्स नहीं तो ह्यूमन सर्वाइवल बहुत ही स्ट्रगल भरा होगा, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग जो जी रहे हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन का होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर्स, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। पहले क्या लोग सोचते थे, अभी भी बहुत लोग सोचते हैं कि रिसोर्स जो क्या है फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, मतलब वो नेचर के द्वारा फ्री हमें मिला हुआ। इसका क्या रिजल्ट हुआ, नतीजा हुआ कि लोग जो है ह्यूमन बींग्स उनको उसको रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से हमें 3 मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिली। पहला, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, मतलब रिसोर्स धीरे धीरे खत्म होने लग रहे हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम जंगल का पेड़ बहुत तेज़ी से, जो जंगल है उसका पेड़ तेज़ी से काटते जाएं और नया पेड़ एकदम से आने लगा, तो जंगल क्या होगा, दिन आके खत्म हो जाएगा, जंगल का द एंड हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। सिंपल लाइन। अगर इसका मतलब क्या है, सिंपल में समझते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने से रिसोर्स क्या होता है, कम पड़ने लगता है, रिसोर्स कम पड़ने लगता है। ठीक है, ये तो था कि डेप्लेशन ऑफ रिसोर्स होने लगा है। क्यों, कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम हुआ, कैसे हुआ, जब हम लोगों ने रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, बिना सोचे समझे यूज़ किया। सेकेंड प्रॉब्लम क्या हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड विच इन टर्न डिवाइड सोसाइटी इंटू 2 सेगमेंट्स, हैव्स, हैव नॉट्स और रिच और पुअर। मतलब कुछ अमीर लोगों ने ज़्यादा रिसोर्स अपने पास जमा कर लिए, इसे सोसाइटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला हैव्स, यानी कि जिसके पास बहुत रिसोर्स और पैसा है, और दूसरा हैव नॉट्स, जिसके पास पैसा कम या बिल्कुल रिसोर्स नहीं है। सिंपल लाइन, इससे क्या हुआ, मतलब इसको सिंपल लाइन में समझे तो इससे क्या हुआ कि इससे रिच और पुअर के बीच का गैप काफ़ी बढ़ गया। रिच यहाँ तो पुअर यहाँ, इनका गैप क्या हो गया, बढ़ता चला गया। ठीक है, ये तो सेकेंड प्रॉब्लम है, इनडिस्क्रिमिनेटली हम लोग रिसोर्स को यूज़ किया। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। मतलब रिसोर्स का बिना प्लानिंग और बिना कंट्रोल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके क्या नुकसान हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, धरती का टेम्परेचर बढ़, आजकल जो इतना गर्मी कर रहा है, ठीक है, कभी दिन में बरसात कर रहा है, दोपहर में गर्मी कर रहा है, शाम में ठंडा कर रहा है, वो क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हम लोग रिसोर्स को बिना सोचे समझे यूज़ कर रहे हैं, जिसका क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तीसरा,
सेकंड, ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्या ओजोन लेयर डिप्लेशन, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है, उस अर्थ है, उसके चारों तरफ क्या है, ओजोन लेयर का चादर है। तो ओजोन लेयर क्या धीरे धीरे पतला हो, जिससे कि जो यूवी रेज है वो हमारे अर्थ पे आसानी से इंटर कर जा रहा है, ज़्यादा आता है, ठीक है। ये था ओजोन लेयर डिप्रेशन। हम लोग समझते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है। अब हम लोग पेड़ को काट देंगे, तो आप लोगों ने शायद सॉइल इरोजन पढ़ा होगा, तो वो क्या करता है, पेड़ का जो जड़ है मिट्टी को पकड़ के रखता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे पेड़ को, जो पेड़ है हमारा, उसको हम लोग जब काट देंगे तो जो जड़ पेड़ को मिट्टी को पकड़ रखा वो तो छूट जाएगा, और उससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट एयर क्या होगा, हमारा गंदा होगा। तो वही है कि हवा पानी में मिट्टी का प्रदूषण होने लगा है। और लैंड डिग्रेडेशन, क्या लैंड डिग्रेडेशन, मतलब ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो, क्वालिटी जो है एकदम ख़राब हो गई है और खेती के लायक नहीं बच रहा है। इसको अगर हम इस थर्ड लाइन को सिंपल में समझें, तो जब हम रिसोर्स गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। तो ये मेजर 3 प्रॉब्लम है जब हम लोगों ने रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स के में, तो क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हम लोग सिर्फ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर समझते हैं क्या बोला, कि रिसोर्स जो है बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। पहले लोग क्या सोचते थे कि रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग ने उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, जिसकी वजह से हमें 3 मेजर प्रॉब्लम देखने को मिले। पहला, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब कि रिसोर्स अब खत्म होने के आकार पे आ गया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने, इंडिविजुअल्स अपने ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको बिना सोचे समझे यूज़ कर लिया। सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी 2 सेगमेंट से बढ़ी है, हैव्स और हैव नॉट्स। मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा ही रिसोर्स है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ही पैसा, और दूसरे सेगमेंट में वो जिनके पास रिसोर्स तो है ही नहीं, या तो है तो बहुत कम मात्रा में है। थर्ड क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्स से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन होने लगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होने लगा और लैंड डिग्रेडेशन होने लगा। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या बोलता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। बोलता है जो रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्विटेबल बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम लोग एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जो लाइफ हम लोग का है वो क्वालिटी भरा हो और ग्लोबल पीस बना रहे। इसके लिए जो रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड रिसोर्स डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्री कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लांट इज नेचर। बोलता है यदि जो प्रेजेंट ट्रेंड बना हुआ है कंट्री रिसोर्स को यूज़ करने का कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर जो कंट्रीज़ के द्वारा, अगर इस तरह से ट्रेंड चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जो हम लोग का प्लानट का जो फ्यूचर है वो डेंजर में, बहुत ही खतरा में होगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसलिए जो रिसोर्स प्लानिंग है वो क्या है, बेहद ज़रूरी है, ताकि सारे फॉर्म ऑफ लाइफ जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकें। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो टर्म यहाँ पे आया वो किसका कंपोनेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब हम लोग समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। यदि इसको एक लाइन में समझा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो इसको क्या बोलेंगे, यूज रिसोर्सेज वाइजली टुडे सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज देम टुमारो। मतलब रिसोर्स को ऐसे यूज़ करें आज के टाइम पे हम लोग, जिससे फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके कल में आके, ठीक है। इसका डिफिनेशन समझते हैं, प्रॉपर डिफिनेशन जो एनसीईआरटी ने हमें प्रोवाइड किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलप इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि हम आज तरक्की करें लेकिन नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना और रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ ना करें कि फ्यूचर में हमारे बच्चों या फिर आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। एक सिंपल लाइन से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने 1000 पेड़ गांव में है, ठीक है, एक विलेज है जिसमें 1000 ट्री हैं, ठीक है। अगर लोग एक साल में 100 पेड़ काट रहे हैं, तो और साथ साथ में 100 पेड़ काट रहे हैं और साथ साथ में प्लांटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, 100 पेड़ का, तो इससे क्या होगा, बना रहेगा संतुलन, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि अगर 100 पेड़ काट रहे हैं तो 100 पेड़ लगा रहे हैं, जो कि आगे जाके एक बड़ा वृक्ष बन सकता है। अब दूसरा सिचुएशन समझते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे 1000 पेड़ काट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक भी पेड़ जो है नया नहीं लगाए, न्यू प्लांटेशन नहीं किए हैं, सिर्फ क्या किए हैं, कट किए हैं, सिर्फ कट कर दिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, जंगल खत्म हो जाएगा। अब इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। पानी, मान लो हमारे घर की टंकी में 500 लीटर वाटर है, कितना, 500 लीटर वाटर है, ठीक है।
अगर हम ज़रूरत के हिसाब से पानी को यूज़ करें और वेस्ट नहीं करें तो सबके लिए पानी बचेगा, पूरे फैमिली मेम्बर के लिए बचेगा। अब मान लो हम ही हैं, जो मैं हूँ, क्या करता हूँ कि 500 लीटर पानी का टंकी का जो है वो मैं अकेला ही ख़त्म कर दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, पानी ज़्यादा वेस्ट होगा और सबका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और हम बिना वजह नल खुला अब छोड़ दें और सारा पानी ख़त्म कर दें तो क्या होगा, बाद में किसी के पास पानी नहीं बचेगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। क्या बोलें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम आज तरक्की करें, आज डेवलपमेंट करें, लेकिन नेचर को नुकसान पहुँचाए बिना, नेचर को नुकसान पहुँचाए बिना, और रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करें कि फ्यूचर में हमारे बच्चों या हमारे जो जनरेशन है आने वाले, उनके लिए कुछ बचे ही ना। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना, और डेवलपमेंट प्रेजेंट में ऐसा होना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग समझेंगे रियो ड जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ये एक अर्थ समिट हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था, उसका हम डिस्कस करेंगे। क्या है, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, मतलब क्या हुआ था कि जून 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो सिटी, ब्राज़ील का एक सिटी है, क्या नाम है उसका, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। रियो डी जेनेरियो सिटी में बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें अर्थ समिट या रियो अर्थ समिट का, जिसे रियो अर्थ समिट कहा गया। इसमें 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 से ज़्यादा देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, हेड्स ऑफ स्टेट्स के हेड कौन, जहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हैं, जहाँ के प्रेसिडेंट हेड है वहाँ के स्टेट्स के प्रेसिडेंट हेड है, ठीक है। वो वहाँ पे आके हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। द summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at global level। इसमें क्या होता है कि इसका पर्पज़ क्या था, तो जो समिट है उसमें क्या प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया, जो अर्जेंट प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके या फिर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पे लेके, उसमें इसको लेके यहाँ पे प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया। द असेंबल लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या हुआ, सभी लीडर्स ने माना कि क्लाइमेट चेंज एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज एक क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है, और इससे मिलकर टैकल करना ज़रूरी है। क्या, ये ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, और लोग इसे मिलकर टैकल करना बहुत ज़रूरी है लोगों को मिलकर। मतलब कि धरती को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए कंट्री को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ों को डिसाइड किया, ठीक है। सेकेंड क्या किया, कहाँ थे हम लोग, हाँ, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंस। इसमें क्या हुआ, इस एग्रीमेंट का एम था कि प्लांट्स और एनिमल की अलग अलग स्पीसीज़ को बचाना, नेचर की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, सिंपल मतलब कि जो जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, नेचर है, उसकी वैरायटी को ख़त्म होने से बचाना, ठीक है। यही था इसका, इन्होंने डिसाइड किया इस समिट में। थर्ड क्या किया, द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडेप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडेप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी। और उन्होंने क्या किया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल के लिए कंट्री ने फॉरेस्ट का सही यूज़ और प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल को सपोर्ट किया। मतलब कि पेड़ काटो तो नए पेड़ भी लगाओ, और फॉरेस्ट का ध्यान रखो। उन्होंने इस बात पे भी ध्यान दिया। कहाँ पे, ये जो रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट हुआ, कहाँ, ब्राज़ील में जो हुआ उसमें, ठीक है। कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। और उन्होंने एक एक्शन प्लान, जिसको गोल था कि 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना, उसको एजेंडा 21 किया, उसको भी उन्होंने अडेप्ट किया, ठीक है। ये था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में। मतलब क्या था कि जून 1992 में हुआ, जहाँ पे 100 स्टेट से ज़्यादा के हेड्स ने वहाँ पे हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, जो कहाँ हुआ था, ब्राज़ील के सिटी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। समिट किसको लेकर था, तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, या फिर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर हो रहा था उसको लेकर प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उन्होंने मीटिंग किया था।
तो उन्होंने क्या वहाँ पे डिसीजन लिया कि उन्होंने डिसीजन लिया कि क्लाइमेट चेंज का एक सीरियस प्रॉब्लम है और उसको मिलकर टैकल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। और उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर भी कुछ डिसीजन लिया। क्या लिया? ये प्लांट्स और एनिमल के अलग अलग स्पीसीज को हमें बचाना पड़ेगा, नेचर की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड, उन्होंने क्या बोला कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, क्या ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि फॉरेस्ट का सही यूज़ और करना है और प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल को सपोर्ट करना है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि यदि पेड़ काट रहे हो आप, यदि आप ट्री को काट रहे हो तो साथ में आप प्लांटेशन भी करो, ठीक है। और उन्होंने एजेंडा 21 अपनाया, जिसका क्या एक एक्शन प्लान था, जिसका एजेंडा 21 का गोल यही था कि 21st सेंचुरी में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। इसमें गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को बताया गया कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाए, ठीक है। ये था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। अब हम समझते हैं जो वहाँ का एक्शन प्लान था एजेंडा 21। तो सबसे पहले ये समझो कि एजेंडा 21 एक एक्शन प्लान है जो दुनिया के लीडर्स ने 1992 में रियो डी जेनेरियो, कहाँ? रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, में हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में बनाया था। इसका मेन गोल था कि डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, ठीक है। ये था उनका प्लान। अब लैंड एक्सप्रेशन करते हैं। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 में दुनिया के कई देशों के लीडर्स, कई कंट्री के लीडर्स जो हैं वो मिलकर एक प्लान पर साइन किया जिसका नाम था एजेंडा 21, ठीक है। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम था कि पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि ऐसी तरक्की हो जो नेचर को नुकसान ना पहुंचाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को बचा कर रखे। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजेंडा 21 का पर्पस था कि इन्वायरमेंट को नुकसान से बचाना है, ठीक है। इन्वायरमेंट को नुकसान से बचाना है, पॉवर्टी कम करना है और बीमारियों से हमें लड़ना है। कैसे? थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। ग्लोबल मतलब कि सारे देशों को मिलकर लड़ना है और कॉमन इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, म्यूचुअल नीड के साथ और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके, ठीक है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रू इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। मतलब सिर्फ वर्ल्ड लेवल प्लान बनाना काफ़ी नहीं है। हर सिटी, डिस्ट्रिक्ट या लोकल गवर्नमेंट हो, क्या बोले, हर सिटी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हो या लोकल गवर्नमेंट को अपने एरिया के हिसाब से अपना खुद के लिए लोकल एजेंडा 21 बनाना चाहिए ताकि लोकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी सिटी में प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उस सिटी की लोकल गवर्नमेंट जो होगी वो प्लास्टिक कम करने के रूल्स बना सकती है, रिसाइकलिंग बढ़ा सकती है, ज़्यादा पेड़ लगा सकती है, सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव कर सकती है। तो ये क्या है, उस सिटी के लिए लोकल एजेंडा 21 होगा। ये जो होगा क्या होगा, प्लास्टिक का यूज़ को कम करवाना, रूल्स बनाने उसके लिए, रिसाइकलिंग को बढ़ाना, ज़्यादा पेड़ लगाना, ठीक है, या फिर जो सफाई पर ध्यान देना, उसके लिए क्या, उस सिटी के लिए लोकल एजेंडा 21, यानी कि उसके लिए क्या है, वो एजेंडा 21 का काम करेगा। यही था एजेंडा 21। अब हम इसको अगर शॉर्ट नोट्स मतलब एग्जाम के लिए समझें तो ये कब हुआ था साइन? 1992 में साइन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में है, ठीक। और कहाँ पे हुआ था? UNCED अर्थ समिट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मेन गोल क्या था इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फोकस कहाँ था कि इन्वायरमेंट को बचाना है हमें, पॉवर्टी को कम करना है और डिजीज से हमें लड़ना है। कैसे लड़ना है? तो ग्लोबल कॉपरेशन, साथ मिलकर लड़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके करना है। ये तो था एजेंडा 21। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगी। कल हम लोग रिसोर्स प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को अगले 2 लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और जो चीज़ें समझ में नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई करूँगा। और जो मुझ में कमी लगी समझाने का तरीका या फिर जो बोलने का तरीका, उसमें जो भी कमी लगी या फिर जो भी हमारे कंटेंट में कमी लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उस पर मैं काम करूँगा, जम के काम करूँगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा चैनल बनाना है, मैं साफ साफ बोलूँ, मुझे एक ऐसा चैनल बनाना है कि जो भी बच्चे यहाँ फ्री पढ़ने के लिए आए उन्हें पूरा कंप्लीट नॉलेज मिले। ये नहीं आधा अधूरा मिले फिर उन्हें पेड कोर्स में जाना पड़े, नहीं, उन्हें कंप्लीट नॉलेज मिले, फ्री में मिले,
कहीं और बाहर जाने की उनको ज़रूरत ना पड़े। मुझे एक ऐसा चैनल बनाना है, इसलिए जो भी मुझे फीडबैक दोगे आप मुझे मैं वो एक्सेप्ट करूँगा। आप लोग फीडबैक ज़रूर दो और अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करो ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं लग के काम करता रहूँ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर कल एक नए लेक्चर में। और हाँ, इसका जो क्वेश्चन होगा MCQ प्रैक्टिस होगा और जो क्या बोलता है लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। मैं भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे जुड़ना मत भूलना, जुड़ जाना। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पर डे मिलेगा और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, नोट्स रहेगा, शॉर्ट नोट्स, जैसे चैप्टर खत्म हुआ मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा रिविजन के लिए, वो भी वहाँ मैं वहीं पर डालूंगा या फिर ठीक है। तो आप उससे ज़रूर जुड़िएगा और अपने दोस्त को ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।